any material that can be magnetized in or with the help of external magnetic field is called a magnetic material. मैग्नेटाइज्ड का मतलब आप जानते हो कि एट ग्राउंड स्टेट द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट of a is जीरो, जिसको हम लोग वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। क्या कहता है कि किसी एक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो क्लोज लूप फॉर्मेशन करके रहते हैं। Why? To acquire stable equilibrium configuration. So they exist in groups forming closed loops. Now, when such a material is exposed to an external magnetic field, each magnetic dipole will experience a torque and will try to rotate in the direction of magnetic field. What will happen? You will see here, by keeping like this, the magnetic dipoles are getting like this. So here there was no magnetic moment. Here magnetic moment is not zero. Effective magnetic moment is developed. A material is magnetized if it develops a effective magnetic moment in it. If it behaves as a magnet. अगर ये एक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा हम कहेंगे मैग्नेटाइज्ड हो गया। मतलब यहाँ पर अगर एक आर्पिन रखोगे वो खींचना शुरू करेगा। ये मैग्नेट फील्ड नहीं है, ये नहीं खींचेगा, है तो खींचेगा। अब ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स ढेर सारे किस्म के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ magnetic materials are ferromagnetic, paramagnetic and third is diamagnetic material. This categorization is on the basis of magnetic moment developed in same external magnetic field. सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये तीनों मैग्नेटाइज होते हैं और कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, स्ट्रेंथ क्या हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, डायरेक्शन क्या था, ठीक है। उसको लेकर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक नया टर्म निकालेंगे। फिलहाल अब हम लोग देख ले कि ये हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। कुछ मटेरियल होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब उसमें क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, उस केस में भी मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, बट दोज डाइपोल्स आर the magnetic moment associated with each molecule is very small. Think of a case like this. ये
छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, हर एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल्स आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, बट यू नो द टॉर्क इज m क्रॉस b। m काफी छोटा होने के कारण यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ही कम टॉर्क आएगा। दैट टॉर्क विल नॉट बी एनफ टू रोटेट एंड अलाइन इट अगेंस्ट मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो ये अलाइनमेंट होते ही नहीं, हम इनको कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब नहीं कि उसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल्स है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल्स आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होने से ये घूमते नहीं। सो द मैग्नेटिक डाइपोल्स associated with molecules are small. So ordinary external magnetic field cannot rotate them against molecular friction. तो इसको हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा नहीं सकता, बिकॉज m इज स्मॉल। m छोटा होने के कारण टॉर्क छोटा होता है, टॉर्क छोटा होने से घुमाना मुश्किल हो जाता है। जैसे चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, अगर आपको इतना बड़ा सा एक नॉट दिया गया कहीं खोलने के लिए, अगर आप पहलवान हो तो आप क्या करोगे, इसको खोल सकते हो, बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स यू आर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंशियल टॉर्क हियर। लेकिन अगर एक छोटा सा स्क्रू है, आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, उसको घुमाना मुश्किल हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय यू इज वेरी स्मॉल, तो आप इसको खोल नहीं पाओगे। तो काफी तगड़ा फोर्स लगाओगे तो शायद ये खुलेगा, नहीं तो ये खुलेगा नहीं। जबकि नॉट है तो पकड़ के इसको आसानी से खोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको थोड़ा सा मैग्नेटाइज करने के लिए। जैसे कॉपर इज कंसीडर्ड एज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जबकि वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो थोड़ा सा उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगता है। ठीक है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पहले हम लोग देखेंगे अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। In this case, the material possesses grains that are different domains in which all dipoles are in same direction। मतलब अगर ये कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें आपको मिलेगा ऐसे ऐसे करके ग्रेन्स फॉर्मेशन है, इसके अंदर ग्रेन्स है ऐसे। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर का सारा डाइपोल मान लो जितने अंदर है, इसके अंदर सारे ऐसे होंगे, इसके अंदर सारे ऐसे होंगे, इसके अंदर सारे ऐसे होंगे, है ना। और देयर विल फॉर्मिंग क्लोज लूप। तो क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, लेकिन क्या है कि ग्रुप में है। हम फिगर में क्या दिखा रहे थे, एक एक ठोकर के, यहाँ पर ऐसा होता है, ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्स होते हैं, और ये ग्रेन्स क्या करते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारा मैग्नेटिक डाइपोल को अलाइन करके रखते हैं। तो फिर भी इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि हर एक ग्रेन का जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब इसमें
ये जो ग्रेन बाउंड्री है, ये ग्रेन बाउंड्री पे लाइंस ऑफ फ्लक्स को घुसना हरदम मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि लाइंस ऑफ फ्लक्स जाएगा तो नॉर्थ पोल में जाएगा या फिर साउथ पोल में जाएगा, जबकि ग्रेन का ई फेस में दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल अवेलेबल है, तो यहाँ पर फ्लक्स का घुसना मुश्किल होता है। तो when you force an external magnetic flux to pass through these grain boundaries oppose, जैसे opposition to electric current through a material is called resistance, similarly opposition to magnetic flux through a material is called reluctance. The grain boundaries strongly oppose passage of external magnetic flux, strongly oppose करता है passage of magnetic flux. The opposition to flow of flux through a material is called reluctance. रिलक्टेंस को हम फॉर्मूला लेते हैं ऐसे, क्या? L बाय ए म्यू। अगर कोई एक मटेरियल है जिसका एरिया A है और उसका लेंथ L है, कोई फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है, व्हाट इज द डिफिकल्टी experienced by the magnetic flux to pass through it is called reluctance, L by A mu. ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसका म्यू ज्यादा होगा उसमें रिलक्टेंस कम होगा। अब किसका म्यू ज्यादा होता है हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे। एआई का म्यू तो काफी कम है, ओनली म्यू जीरो, बाकी सबका तो म्यू के साथ एक म्यू आर रहता है, म्यू जीरो के साथ एक म्यू आर रहता है, मतलब एआई का रिलक्टेंस सबसे ज्यादा है ना। लाइक सो मटेरियल इज कॉल्ड the opposition to the through a material is called reluctance, which is given by L by A mu. तो ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको लगाते हैं हम, when external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied, तो what will happen? अब यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन काम में नहीं आएगा, क्योंकि सारा मॉलिक्यूल के ऊपर एक साथ टॉर्क आ रहा है सेम डायरेक्शन में। ये सारा मॉलिक्यूल एक साथ घूम रहे हैं, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन। एक साथ घूम रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन नहीं होगा, वो आसानी से घूम जाएंगे। द डाइपोल्स इन ए ग्रेन experience torque in same direction, so the intermolecular friction is very less. इसमें क्या होता है, अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जैसे ये हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर ग्रेन्स थे, ये ग्रेन थे, ये ग्रेन के अंदर आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स थे, ये सारा डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आसानी से अलाइन हो जाते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग opposite pole is developed, strong opposite pole is developed। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग द नॉर्थ पोल हियर, नॉर्थ पोल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, नॉर्थ पोल लिखेंगे तो प्लस ऐसे निकलेगा। तो क्या हो रहा है देखो,
ये डायपोल से ऐसे अलाइनमेंट हो गया, मतलब ये साउथ पोल बन गया और ये नॉर्थ पोल बन गया। ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल इज डेवलप्ड। व्हाई स्ट्रॉन्ग? बिकॉज द पोल स्ट्रेंथ वाज द नंबर ऑफ डायपोल्स अवेलेबल फॉर यूनिट एरिया और ओवर द पोल फेस। इट वाज नंबर ऑफ डायपोल्स अवेलेबल ओवर द पोल फेस। तो यहाँ पर बहुत सारा डायपोल का अलाइनमेंट हो गया है, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मोस्टली उसे आयरन, निकेल, ये सब चीजों में। ठीक है, तो यू विल सी कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल इज डेवलप्ड। ठीक है, नाउ बिट नंबर 5, the material is strongly attracted towards stronger magnetic field. Stronger magnetic field. Just to give this statement a better clarity, suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है जिसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, और सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ऐसा कोई एक वायर है जिसमें से हम करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। सपोज आई से हियर इज ए रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, रिंग of ferromagnetic material. Now what will happen? When you will pass a current through this. ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक स्विच लगा है और ये स्विच को क्लोज करेंगे, when S is closed, what will happen? Now this is a current has started flowing through this. जब कोई करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बनेगा तो एयर में तो ज्यादा रिलक्टेंस है, म्यू इज वेरी स्मॉल फॉर एयर, तो कोई भी फ्लक्स बाहर जाने को पसंद नहीं करेगा, सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगा। तो जो भी फ्लक्स बन रहा है दे हैव टू गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, लेकिन जैसा रास्ता मिल गया उस रास्ते में जाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक फ्लक्स, ये हो गया दूसरा फ्लक्स, ये हो गया तीसरा फ्लक्स, लाइक दिस। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व कि ये जोन में जितना फ्लक्स जा रहा है ये जोन में उतना ही फ्लक्स जा रहा है, बट इट इज हॉर्न शेप। फॉर ए हॉर्न शेप थिंग यू सी हियर एरिया इज मोर, सो B is less, here magnetic field is less, here magnetic field is more. What we will observe? This ferromagnetic material will be pulled towards stronger magnetic field. You will see the ring will acquire a position like this because it is being pulled towards the stronger magnetic field. The material is strongly attracted towards stronger magnetic field. Stronger magnetic field. ये stronger magnetic field की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, फिर जब अपना ग्रेविटी के साथ जब बैलेंस होगा वही रह जाए, but it will be pulled towards a stronger magnetic field. तो क्या लिखेंगे? When S is closed, ring is pulled towards stronger magnetic field. ऐसो ये ऑटोमेटिकली इधर खींचा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, when suspended horizontally in Earth's magnetic field, when suspended horizontally in Earth's magnetic field, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बार है, ये बार को ऐसे झुला दी। नाउ कंसीडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, तो मान लो कि साउथ से नॉर्थ आ रहा था, तो यहाँ पर पहला अपोजिट पोल बनाएगा और इसको घुमा के ऐसे ले आएगा, और इसमें जो पोल बना इसका अपोजिट पोल इधर बना, तो क्या होगा? अब किसी भी पोजीशन में छोड़ दो, ये घूम के ऑटोमेटिकली ऐसा पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? When suspended horizontally in Earth's magnetic field, a
bar of ferromagnetic material aligns itself along north south direction में ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोई बार को अगर सस्पेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ होके रह जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रहता है। अब मान लो कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह गया। अब आप जानते हो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिट पोल बना है, इसको अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो क्या होगा, इसको स्ट्रांगली कीजिए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में इसको छोड़े तो ये ऐसा रह गया। इसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या होगा, इसको जोर से खींचेगा और ये छोड़ देने से क्विकली वापस आएगा। मींस इट विल मेक क्विक ऑसिलेशंस। ठीक है, इट विल मेक क्विक ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी स्मॉल। तो हम कहेंगे for a small angular displacement, the period of oscillation is small because t is 2 pi root over of I by Vm. Here m is more. Why? Because a strong magnetic moment is developed. तो ये बहुत क्विक ऑसिलेशंस करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जो देखे इसको कि जो मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर बना बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स अलाइनमेंट हो गए, हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड देम। अगर इस मटेरियल को हम गर्म करेंगे, when you increase the temperature, what will happen? The electrons will be disturbed in their orbit. They will absorb the thermal energy, jump to higher excited state, come back, they will keep oscillating, the phenomena of thermal agitation that will continue. But that way what will happen? The effective dipole moment associated with each molecule will change. So even after they are aligned in a particular direction, or you will see just now we have seen the grains were already aligned in a particular magnetic moments inside a magnetic dipoles inside a grain were aligned in a particular direction. Now here is another grain, the dipoles are aligned like this. But when the electronic configuration of each atom is disturbed by increasing the temperature, the magnetic dipole moment also changes. Now they are no more in the grain being aligned in a particular direction, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन होगा वो तो रैंडम होगा। रैंडम होने के कारण ये जो ग्रुप में थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे थे, अब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे बिहेव नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आफ्टर दैट ये अपना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ such a ferromagnetic material, due to thermal agitation of electrons, the orientation of magnetic dipoles in a grain is disturbed. ठीक है, तो क्या देखे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ग्रेन के अंदर जो डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे
उनका मॉलिक्यूल्स का थर्मल एजिटेशन हुआ, उनका डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया। नाउ दे आर नो मोर फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि एक ग्रेन के अंदर जितने सारे डाइपोल्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। सो द मटेरियल loses its ferromagnetic property, and the temperature at which the ferromagnetic property is completely lost is called Curie temperature. So at this temperature the ferromagnetic material behaves as a paramagnetic material. ठीक है। तो ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे बिहेव करने लगेगा। अभी देखेंगे इसमें कि हम लोग देख लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इतने सारे चीज देख लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल्स, अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका मटेरियल जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो इंडिविजुअली रहते हैं। हियर द मैग्नेटिक डाइपोल्स associated with molecules individually form closed loops। तो बेटर होगा कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में इसको दिखाएंगे। फेरो में क्या हो रहा था, तो डाइपोल्स ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, ताकि इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जीरो था। पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, डाइपोल्स आर देयर बट दे आर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक में ग्रुप में अरेंज होकर रहते थे, एंड ग्रुप अरेंजमेंट्स अगेन forming groups, closed loops, so that the effective magnetic moment is zero। सारा डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, क्लोज लूप हो गया, तो यू नो बाय पॉलीगॉन when a number of vectors are added in order so as to form a closed loop, you say the resultant is zero। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, लेकिन इसमें बहुत सारा है, एक एक डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें, यहाँ पर कम है, ठीक है। Here the magnetic dipoles associated with the molecules individually form closed loops। तो obviously अगर इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जैसे होता था इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम क्या कहेंगे, वीक opposite pole is induced when exposed to external magnetic field। A weak opposite pole is induced। weak opposite pole बना है यहाँ पे, and it is weakly attracted towards stronger pole। weakly attracted towards stronger pole मतलब फेरोमैग्नेटिक के केस में it was strongly attracted। We remember that Horn electromagnet arrangement, उसमें वो जो रिंग था it was strongly attracted towards the stronger field, तो ये काफी ज्यादा एंगल करके मुड़ जाता था, लेकिन अभी ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन विथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर दिखाएंगे, अगर इसमें एक कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ दोनों मटेरियल में से जो फेरोमैग्नेटिक रहेगा वो ऐसे रहेगा, जो पैरामैग्नेटिक रहेगा वो ऐसे रहेगा। दिस विल बी पैरामैग्नेटिक एंड दिस विल बी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है और नहीं होता तो दोनों यहीं पे होते,
यहाँ पे होते दोनों, लेकिन अभी करंट पास करने के कारण पैरामैग्नेटिक कम डिफ्लेक्ट हुआ है, फेरोमैग्नेटिक ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया है। So the purpose of giving all these figures is they may give you a figure and identify the paramagnetic और ferromagnetic material कहेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पैरामैग्नेटिक में कम फोर्स आ रहा है, वीक फोर्स आ रहा है, तो it is weakly attracted towards stronger field, it was strongly attracted towards stronger field। बीट नंबर 4, बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 में देखेंगे कि हमारा जो बार है, इफ ए पैरामैग्नेटिक बार is suspended in a suspended horizontally in Earth's magnetic field, it aligns itself along नॉर्थ साउथ डिरेक्शन। ये भी नॉर्थ साउथ डिरेक्शन में करेगा, क्योंकि ऑपोजिट पोल हो रहा है ना। कोई बार इसे सस्पेंडेड हुआ, मान लो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऑपोजिट पोल होगा तो इसको खींच के ले आएगा और इट विल बी लाइन। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक केस में भी ऐसे रहता था, पैरामैग्नेटिक केस में भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता था। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में इसको थोड़ा सा धक्का दो तो क्विक ऑसिलेशंस करता था। नाउ दिस विल मेक स्लो ऑसिलेशंस, क्योंकि इसमें क्विकर पोल है, धीरे से खींचेगा, धीरे से वापस आएगा। सो इट विल मेक लार्ज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, अगर दे देंगे दो तो बार ऐसे सस्पेंडेड है और पता कैसे करना है उनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है। जो फेरोमैग्नेटिक है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करोगे वो क्विक ऑसिलेशंस करेगा, जो पैरामैग्नेटिक है वो धीरे धीरे ऑसिलेशंस करेगा। ठीक है, सो the oscillations time period of small oscillations, but time period of small oscillations is much larger that of ferromagnetic materials। क्यों? क्योंकि बाय फॉर्मूला हुई नो T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाई Vm, और इसमें m इज स्मॉल। m क्या है? m इज स्मॉल। m क्या है? द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड in the material, the magnetic moment produced in the material is small, so you say it will make small oscillations। ठीक है, ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फिर देखेंगे हम लोग व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, in this type of materials the magnetic moment associated with each molecule is जीरो। मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। मान लो कि कोई मटेरियल है जिसमें कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, और देयर मे बी नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, बट देन वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, ये ऐसे बनाता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। व्हाई?
due to existence of pair of electrons moving in opposite directions, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका जीरो हो जाता है। तो क्या ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा? थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि जिसमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है हम उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, आई हैव कैटेगराइज्ड ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज ए मटेरियल हैविंग स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट विथ हाई इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसको घुमा नहीं पाता था, ठीक है। यहां पर भी ये घूमेगा तो नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर बनेगा। क्या बनता है, चलो देख लेते हैं इसको। अब यहां पे मॉलिक्यूल के पास एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होने के कारण इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल इज जीरो। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डाइपोल्स वर एक्जिस्टिंग बट दे वर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था। इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। अब इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? होता क्या है, थोड़ा सा आई हैव टू मेक यूज ऑफ लेंजेस लॉ, जो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम बताएंगे कि सपोज ऐसे हियर इज ए रिंग और एक करंट कैरिंग कंडक्टर से कैरिंग ए करंट I0। अब मैं क्या करता हूं कि कोई एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसके पास लाता हूं, तो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, जिसको लेंजेस लॉ कहते हैं। हम बहुत डिटेल्स में बाद में देखेंगे। लेंजेस लॉ से पता चल रहा है when the north pole is advancing towards it, the induced current here will try to oppose the north pole. इंड्यूस्ड करंट नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, मतलब वो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा। अगर करंट ऐसे सर्कुलेट करता है तो ये ऊपर वाला फेस तो साउथ पोल बिहेव करता है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड बिहेव्स ए साउथ पोल। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उल्टा होगा। ऑलरेडी देयर वाज, सपोज I say here is a ring, you are bringing a north pole close towards it, you will find a induced current will be there, एक induced current इसमें formation होता है। Let us think of two different rings, दोनों ही केस में same magnetic field दे रहे हैं, तो दोनों ही केस में induced magnetic field, induced current इसमें develop होता है, which is in opposition to the change in flux due to the external magnetic field। अब मान लो कि ये रिंग नहीं है, टू इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स, और दोनों में इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहे हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कि ऑर्बिटल करंट ऐसा, इस केस में इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, ऑर्बिटल करंट ऐसा, और ये दोनों ऑर्बिटल करंट ऑल टुगेदर, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ था, ऐसे पेयर्स वर एक्जिस्टिंग पैरेलल। तो ये पेयर अगर इसके ऊपर था, इस I0 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, इस I0 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, देयर वाज नो मैग्नेटिक मोमेंट। बट नाउ बिकॉज़ ऑफ इंडक्शन क्या हो गया, इसमें अभी मैग्नेटिक करंट क्या हो गया, से इट इज नाउ I1, और ये ज्यादा हो गया तो आपको होगी ये ऐसा हो गया। और इस केस में ये इंड्यूस्ड करंट अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे ये करंट इसको अपोज कर रहा है, नेट करंट विल बी लेस, हियर नेट करंट विल बी मोर। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, ये वीक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। द मटेरियल विल डेवलप ए इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वो डाइपोल मोमेंट फिर कैसा, इन ऑपोजिशन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल magnetic field is applied, the effective speed of electrons in parallel orbits changes
in a direction opposing the external magnetic field. इसको हम कहेंगे लेंजेस। करंट कम ज्यादा हो गया, एक में करंट बढ़ गया, एक में करंट घट गया, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ गया, एक में इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट गया। सो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप in external a magnetic dipole moment in opposition to the external field. आपकी एनसीईआरटी का इंपोर्टेंस के हिसाब से कहेंगे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसिंग ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला वर्ड को यूज कर लेना। दे आर हैप्पी विद दिस। तो क्या कहेंगे इसमें, कहेंगे अभी इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। कैसे बना, चलो मिलाते हैं इसको, मिटा देंगे इसको। तो बिट नंबर 3 में हम देखेंगे कि ये इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो वीक पोल्स आर डेवलपिंग इन ऑपोजिशन टू द एक्सटर्नल फील्ड। वीक पोल बन गए। देखो नॉर्थ पोल दिखाया तो नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल दिखाया मतलब यू कीप ए नॉर्थ पोल हियर, दैट्स व्हाई द फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस, और इधर साउथ पोल मिला, ये अपोज कर रहा है। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है। कहेंगे उसका म्यू बहुत ज्यादा, म्यू बहुत कम है। तो आप देखोगे इस केस में इट इज स्ट्रांगली अपोज। वीक लाइक पोल is developed and material is weakly repelled towards weaker magnetic field. If I want to make use of that horn arrangement, you will see ये अगर ऐसा है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न से इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप देखोगे कि जो फेरोमैग्नेटिक है वो ऐसे रह गया, पैरामैग्नेटिक है वो ऐसे रह गया, ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक होगा वो ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज इट इज वीकली रिपेल्ड टुवर्ड्स द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको समझ में आना चाहिए। When a bar of diamagnetic material is suspended horizontally in Earth's magnetic field, क्या होगा? It attains equilibrium in with east west alignment। सो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, जब भी कोई बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड horizontally in Earth's magnetic field, what will happen? This is the bar suspended. I am showing in a vertical plane. You imagine this is to be the horizontal plane. तो ऐसे सस्पेंड कर दिए
तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के चलते यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, तो नॉर्थ पोल विल बी रिपेल्ड, साउथ पोल विल बी अट्रैक्टेड, इट विल कम लाइक दिस. Once it reaches this position, again here north pole will be induced, here south pole, again it will oscillate. After oscillation, finally it will come to equilibrium at certain position in a with an alignment like this. तो जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला देते हैं तो वो मटेरियल बार अलाइनमेंट होता है कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जबकि कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे, किसी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे, वो भी इक्विलिब्रियम में आएगा. कैसे? परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होके आएगा. ठीक है, तो हम कहेंगे इट अटेन्स इक्विलिब्रियम विथ ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट. सो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए diamagnetic bar is perpendicular to direction of magnetic field. क्योंकि वीक पोल हो रहा है, वीक पोल हो रहा है और ये अलाइनमेंट ऐसे हो चुका है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसको अगर थोड़ा सा धक्का देंगे तो ऑसिलेट तो करेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ वीक होने के कारण कम फोर्स आएगा, थोड़ा सा फोर्स आएगा, तो स्लोली ऑसिलेट. सो ठीक है, स्लोली ऑसिलेट करेगा मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मोर. द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इज मोर. ठीक है, मच मोर देन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा हो जाते हैं, फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल भी समझा पाया. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज आप एक टम्बलर में कुछ पानी ले लो एंड पुट ए स्मॉल पीस ऑफ थर्मोकोल हियर, स्मॉल पीस ऑफ थर्मोकोल व्हिच इज फ्लोटिंग, छोटा सा पीस थर्मोकोल का यहाँ पे आप रख दिए. अभी नाउ यू टेक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सपोज ए डार्क मैग्नेट, इसके पास रखो, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इसके पास रखो, ये रह गया मैग्नेट. अब आप देखोगे जैसे ये कौन सा हो गया, ये पीस हो गया, मान लो स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पेपर जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है, और थर्मोकोल जो भी लो, तो इसको अभी मैग्नेट को आप अगर ऐसे ऐसे लेने लगोगे तो देखोगे ये इसके पीछे पीछे जा रहा है. एंड यू कैन शो एन इंटरेस्टिंग मैजिक. देखो मेरा मैग्नेट पेपर को भी खींच रहा है. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे लोगे तो देखोगे कि पीस ऑफ पेपर उसके पीछे पीछे जा रहा है. जो जल्दी से ले लोगे नहीं जाएगा, धीरे धीरे लेते जाओगे, you will see this small piece of paper is also following the magnet. Now the logic is why. The reason is ये water is a diamagnetic material. आप जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यहाँ पर दिखाओगे तो यहाँ का जो वाटर है उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने के कारण उसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, and the paper piece will try to go towards this. As you move, this depression, this sag will gradually move like this, and the paper piece will always go towards the lower point, and it will follow your magnet. It is not that the magnet is pulling the piece of paper; it is creating a depression here. और यहाँ पर अगर एक पेपर पीस रहेगा तो फिसल के इधर आने की कोशिश करेगा. आप मैग्नेट को आगे ले लिए, ये डिप्रेशन फिर से यहाँ पे आ गया तो ये फिसलते हुए आगे चलेगा, तो आप देखोगे पेपर पीस इज फॉलोइंग. ठीक है, इट इज एज गुड एज, मान लो कि एक स्क्रीन लगा है, यहाँ पर कोई एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, आप बोलोगे कि मैं देखो अपना उंगली से इसको खींच सकता हूँ विदाउट टचिंग. क्या करोगे? इसको दबाते हुए ले जाओगे. If you press the screen and move it like this, what will happen? This small piece will also follow your finger. So people may surprise that your finger is having some magnetic property and pulling it. No, it is not pulling. It is creating a depression here. तो ये यहाँ से फिसलते हुए इधर जा रहा है. Same is the phenomenon here. ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो. The phenomenon of producing effective
moment in a material by exposing it to external magnetic field. Magnetization. तो क्या बनाना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट मतलब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सारा डायपोल जितना जिसको घूमना था घूम फिर के रेडी हो गए, उसके बाद सारा डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर में निकालो, ऐड कर लो, एक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा आपको। उसको आप कहोगे द मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन को जैसे हम लोग इसका एनालॉगस टर्म पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक्स के केस में, पोलराइजेशन। When you expose a dielectric to external electric field, the electric dipoles were also getting erected. You see, things are so similar. ठीक है, वहां पर होता था पोलराइजेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स यूज करेंगे। H, चलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। B is magnetic field inside the material, जिसको हम लोग अदरवाइज कहेंगे बुक के हिसाब से मैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वेबर पर मीटर स्क्वायर है, दोनों टेस्ला है। एक हुआ कोई एक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस B may be less than H, may be more than H, ठीक है। बिट नंबर 2, गॉस लॉ फॉर मैग्नेट्स। गॉस लॉ तो हम लोग देखे थे कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, गॉस लॉ से देखे थे नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। और वहां पर आइसोलेटेड चार्जेस अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल्स या साउथ पोल्स नहीं मिलते हैं। तो और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हरदम क्लोज लूप करता है। नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। हाँ जीरो है, ये लॉ वही बोलता है कि जीरो है, लेकिन थोड़ा सा और दूसरा चीज भी बोलता है। क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो जो लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलेंगे वो क्लोज लूप करेंगे, नो डाउट क्लोज लूप करेंगे। बट कितने तो फ्लक्स निकल के जाएंगे और क्लोज लूप करेंगे? हाउ मेनी लाइंस ऑफ फ्लक्स विल कम? व्हाट इज द टोटल लाइंस ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m? अब यहां से जितना निकल रहे हैं यहां से इतना घुस रहे हैं, नेट इज जीरो, बट व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस नॉर्थ पोल? अगर m वेबर का कोई पोल है, व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ? तो हम कहेंगे the flux, I am not writing net flux, remember the flux passing through a magnetic pole of strength m is given by phi is equal to 4 pi m. It is 4 pi m. ठीक है, net flux coming out of passing through a pole of strength m is 4 pi m. However, net flux coming out is zero. Net flux coming out is zero. Net flux coming out is zero, क्योंकि जितना घुस रहा है उतना ही तो निकल रहा है, तो net flux coming out is zero। ठीक है, तो हम कहेंगे कि amount of flux passing through a pole of strength m is 4 pi m। मतलब नॉर्थ पोल से 4 pi m फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल पे 4 pi m फ्लक्स घुसता है।
समझ में आया क्या? Thus, from a north pole of strength M, flux coming out is 4 pi m, and same flux enters the south pole of same strength. Whatever left is around half an hour business और आधा घंटा लगेगा चैप्टर खत्म करने के लिए। खत्म कर लेंगे आधा घंटे में। उसमें इंटेंसिटी ऑफ मेडिटेशन क्या होता है वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। हिस्टेरिसिस लूप देख लेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस देख लेंगे, बीएच कर्व देख लेंगे, व्हाट इज म्यू, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी देख लेंगे। जस्ट डेफिनेशन से